तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई थी। मैंने आपको जो है 3 पॉइंट्स नोट करवाए थे। चैप्टर हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 2, ठीक है। इस चैप्टर का नाम क्या है भाई? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप वाले टॉपिक का फर्स्ट चैप्टर है और आपकी जो फर्स्ट बुक है उसका सेकेंड चैप्टर है ये, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर था आपकी फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम क्या था? एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं बुक का, ठीक है। तो आप सामने देख सकते हैं मैंने पीडीएफ ओपन किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में। तीन पॉइंट्स मैंने आपको नोट करवाए थे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दोबारा से वो नोटिंग्स जो हैं वो दिखा देता हूँ भाई। देखो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी पीछे। तो भाई यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी थी कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। तो हमने नोट किया था यहाँ पे, मैं रीड करता हूँ एक बार, ध्यान से देखना भाई। हमने पढ़ा था पार्टनरशिप मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप का मतलब मैंने बताया था कि एग्रीमेंट। पार्टनरशिप मीन्स जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में एग्रीमेंट होता है। किस चीज का एग्रीमेंट होता है भाई? तो आगे हमने पढ़ा था टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। भाई एक बिजनेस के प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने का जो एग्रीमेंट होता है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। आगे हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि बिजनेस में भी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब हो सकता है कि सारे के सारे पार्टनर्स मिलके बिजनेस चला रहे हों। इसका मतलब सारे पार्टनर्स एक्टिव पार्टनर्स हों, ऐसा पॉसिबल है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ पार्टनर्स बिजनेस चला रहे हों और बाकी स्लीपिंग पार्टनर्स हों, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे हमने लिखी थी कि बिजनेस में भी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस जो है वो हो सकता है कि सभी मिलके चला रहे हों या कुछ लोग बिजनेस चला रहे हों, कुछ पार्टनर्स बिजनेस चला रहे हों और बाकी जो है वो स्लीपिंग पार्टनर्स भी वहां पे मौजूद हो सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ी थी। सेकंड पॉइंट में हमने 3 टर्म्स समझी थी। पहली टर्म थी कि पार्टनर क्या होता है, दूसरी टर्म थी कि फर्म का मतलब क्या होता है, और तीसरी टर्म थी कि फर्म नेम का मतलब क्या होता है। तो भाई पार्टनर का मतलब मैंने क्या बताया था? हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था कि फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं जो कि मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। तो ए भी एक पार्टनर है, बी भी एक पार्टनर है और सी भी एक पार्टनर है। मतलब इंडिविजुअली जितने भी लोग बिजनेस मिलके कर रहे हैं आपस में, वो सभी पार्टनर कहलाएंगे। तो ए, बी और सी तीनों जो है इंडिविजुअली पार्टनर्स थे, लेकिन कलेक्टिवली तीनों को अगर एक ही शब्द में मुझे बोलना हो तो मैं क्या बोलूंगा? फर्म, ठीक है। तो तीनों को कलेक्टिवली एक ही नाम से पुकारना हो तो क्या पुकारेंगे? उनको फर्म बोल के पुकारेंगे। और जिस नाम से वो बिजनेस कर रहे थे, हमारे एग्जांपल में वो नाम हमने लिया था एबीसीएन कंपनी। तो वो जो एबीसीएन कंपनी जो बिजनेस का नाम था, उसको क्या बोला जाएगा भाई? उसको बोला जाएगा फर्म नेम, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं भाई। हमने 3 यहाँ पे बुलेट्स बनाए थे, 3 बुलेट्स हमने यहाँ पे बनाए थे। तो भाई पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से। इंडिविजुअली ईच पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप विद अदर्स इज कॉल्ड अ पार्टनर। तो इंडिविजुअली हर वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, पार्टनरशिप में व्यापार कर रहा है, इंडिविजुअली हर उस व्यक्ति को हम लोग पार्टनर कह के चलेंगे। सेकंड बुलेट हमारा यहाँ पे था कलेक्टिवली ऑल द पार्टनर्स आर टर्म्ड एज फर्म। सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली मिला के अगर एक शब्द में संबोधित करना हो तो हम फर्म के नाम से बुलाएंगे। थर्ड पॉइंट में हमने यहाँ पे पढ़ा था नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फर्म नेम। जिस नाम से बिजनेस किया जा रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा भाई? फर्म नेम कहलाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हमने यहाँ पे पढ़ी थी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हमने थर्ड पॉइंट लिखा था नेचर ऑफ पार्टनरशिप। हमने यहाँ पे 2 बातें पढ़ी थी। बेसिकली यहाँ पे हमने सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट जो था वो डिस्कस किया था। मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लगा के ये कुछ एग्जाम्पल वगैरह दे के आपको चीजें समझाई थी यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। अब इतना ज्यादा डिटेल में नहीं चलते, मैं क्विकली रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। तो भाई हमने यहाँ पे 2 तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन किया था। पहला था अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो भाई अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोल प्रोप्राइटरशिप पे भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता था। सेपरेट लीगल एंटिटी का 11th क्लास में हमने पढ़ा था, तो भाई वहां पे अप्लाई होता था। पार्टनरशिप में भी अप्लाई होगा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंपनी पे भी अप्लाई होगा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और कंपनी के अलावा अगर कोई और एंटिटी भी होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर HUF, सभी पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंटिटी जो है उसका नेचर क्या है, मतलब वो सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप है या फिर कंपनी है या एक्सेट्रा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट सब पे अप्लाई होगा।
लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ हमने पढ़ा यहाँ पे कि कंपनी पे अप्लाई होगा, ना तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे अप्लाई होता था ये कॉन्सेप्ट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ही पार्टनरशिप पे होगा। हमने एग्जांपल लिया था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पढ़ा था, देखो कि मैंने बैंक से लोन ले लिया अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिजनेस के नाम से लोन ले लिया मैंने, और बाद में मैं रीपे नहीं कर पाया, तो बैंक मेरे नाम पे केस करेगा या मेरे बिजनेस के नाम पे? भाई मेरा बिजनेस एक पार्टनरशिप फर्म है, मान लेते हैं मेरा बिजनेस एक पार्टनरशिप फर्म है, मैं अपने दोस्त के साथ मिलके जो है अपना बिजनेस चला रहा हूं, तो क्या वो जो बैंक है वो मेरे नाम पे केस करेगा, मतलब हम पार्टनर्स के नाम पे केस करेगा, मेरे और मेरे दोस्त के नाम पे, या फिर मेरे बिजनेस के नाम पे वो केस करेगा? तो भाई ऑब्वियस सी बात है वो हम पार्टनर्स के नाम पे केस करेगा, मेरे नाम पे और मेरे फ्रेंड के नाम पे, ना कि मेरे बिजनेस के नाम पे, क्योंकि मेरा बिजनेस एक पार्टनरशिप फर्म है और कानून की नजर में पार्टनरशिप फर्म जो है उस पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं होता, कानून की नजर में उसको एक अलग व्यक्ति माना ही नहीं जाता। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। तो भाई ये 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, देखो ध्यान से। पहला हमने यहाँ पे बुलेट लिखा था कि फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी डज नॉट अप्लाई टू पार्टनरशिप फर्म्स। तो भाई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होता पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर, लेकिन नेक्स्ट वाले बुलेट में हमने लिखा फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिस कॉन्सेप्ट अप्लाई टू द पार्टनरशिप फर्म्स। तो भाई अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होता है पार्टनरशिप फर्म्स पे। ठीक है, तो यहां तक का हमारा डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में किया था, मैंने अभी तक कुछ नया नहीं पढ़ाया है। अब हम आगे बढ़ेंगे भाई, पॉइंट नंबर डालेंगे यहाँ पे 4। तो पॉइंट नंबर 4 डालेंगे भाई, उससे पहले एक काम करते हैं, मैं नीला पेन ले लेता हूँ भाई, ब्लू पेन, और यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 में हमें क्या डिस्कस करना है भाई, आज तो देखना ध्यान से। पॉइंट नंबर 4 में हमें डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, या फिर हम बोल सकते हैं कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स एक ही बात होती है। तो लिखते हैं भाई कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर आप बोल लीजिए फीचर्स, एक ही बात है, ऑफ पार्टनरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो भाई ये है अपना आज का पॉइंट जहां से हमें स्टार्टिंग करनी है। अब भाई काफी सारे फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप के वैसे तो, ठीक है, लेकिन हम कुछ मुख्य फीचर्स यहाँ पे लिखेंगे जो मेन है, जो आपकी बुक में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला फीचर यहाँ पे क्या होता है भाई, लिखते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो फॉलोइंग आर, अबे ये क्या हो गया भाई, फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स। भाई मेन क्या क्या है, देखो ध्यान से। फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के कुछ मेन फीचर्स देख लो भाई क्या क्या है। तो ये हमारी हेडिंग थी इस तरीके से, और यहां पे हमने स्टार्ट कर दिया अपना आंसर। तो फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो भाई पहला फीचर यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई पॉइंट नंबर अपना फर्स्ट वाला पॉइंट नंबर 1। पहला फीचर यहाँ पे है 2 और मोर पर्सन्स। 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति। तो ये भाई अपना पहला वाला फीचर है, पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक है पार्टनरशिप का। ये चीज मैं आपको आपकी बुक में भी दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से। ये टॉपिक जो है आपको बुक में भी मैं दिखा देता हूँ। ये बुक का पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है, क्योंकि अभी काफी सारे बच्चों ने बुक्स परचेज नहीं की होंगी। ये जो फर्स्ट पेज था, इसके ऊपर जितना भी यहाँ पे प्रिंट हो रखा है, ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं सारी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पिछली क्लास में सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे स्टार्ट है भाई फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो ध्यान से, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, और पहला फीचर यहाँ पे यही दिया हुआ है, देखो 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट करने के लिए। तो एक बार सिंपल प्लेन रीडिंग लगाते हैं यहाँ से, और फिर मैं इन चीजों को जो है डिस्क्राइब करूंगा, अपने शब्दों में लिखवा के दूंगा सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहले यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे लिखा है कि भाई देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 persons टू फॉर्म अ पार्टनरशिप and all such person must be competent to contract
अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 every person except the following are competent to contract: a minor, person of unsound mind, person disqualified by law. उसके बाद यहाँ पे बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हो सकते हैं? तो द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 100 पार्टनर्स. The central government has prescribed maximum number of partners in a firm to be 50. Wide rule number 10 of the company's miscellaneous rules 2014. Thus, in effect, a partnership firm cannot have more than 50 partners. ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी बातें यहाँ पे हमने पढ़ी, लेकिन समझ में मुझे लगता है कुछ भी नहीं आया होगा, तो अब मैं समझाऊंगा भाई, देखना ध्यान से. तो यहाँ पे थोड़ा साइड में चलते हैं भाई, रफ वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा हमको यहाँ पे. तो देखो भाई, 11th क्लास में जब मैंने स्टार्ट किया था आपको पढ़ाना, तब मैंने बताया था कि बिजनेस के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी बातें हमने पढ़ी थी. तब मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं. ठीक है, 50 हो सकते हैं. 50 से ज्यादा अगर पार्टनर हो जाते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो मैंडेटरी है कि उस पार्टनरशिप फर्म को हमें कंपनी में कन्वर्ट कराना ही पड़ेगा. ठीक है, तो उस पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करना पड़ जाएगा हमको, किस चीज में? कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा. हालांकि ऐसा आपके बुक में यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ थोड़ी सी. ठीक है, अब भाई सुनना ध्यान से, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म में? 2. तो इधर देखो ध्यान से, मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. तो ये भाई हमने पढ़ा 2 होने चाहिए, लेकिन ये बात लिखी कहाँ पे है भाई? मतलब कोई ना कोई लीगल जो है उसका नॉलेज तो होनी चाहिए ना हमको, कि ये बात लिखी कहाँ पे, कहाँ कही गई है ये बात कि कम से कम 2 बंदे होने जरूरी है, कम से कम 2 पार्टनर्स होने जरूरी है पार्टनरशिप फर्म के अंदर. तो भाई ये बात लिखी है सेक्शन नंबर 4 में. कहाँ पे लिखी है भाई? सेक्शन नंबर 4 में. किस एक्ट के सेक्शन नंबर 4 में? तो भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 4 में. तो यहाँ पे भाई ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाम से कोई एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड कानून लिखा गया है. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये सन है जिस सन में ये एक्ट आया था. ठीक है, वो साल है ये जिस साल में ये एक्ट लॉन्च हुआ था. तो भाई इस एक्ट के सेक्शन नंबर 4 में ये बात लिखी हुई है कि कम से कम 2 बंदे, 2 पार्टनर्स होना जरूरी है. अब भाई बात यहाँ पे आती है कि सेक्शन नंबर 4 का डिस्कशन तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, आपको याद होगा लास्ट क्लास में. सेक्शन नंबर 4 में हमें जो है पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई थी. देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखवाई थी आपको पार्टनरशिप की, ये देखो पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमने पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पे डिस्कस की थी. यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखो ध्यान से डेफिनेशन पढ़ते हैं थोड़ा सा. ये डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई है भाई? ये सेक्शन नंबर 4 में ही तो दी हुई है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 4 में. मैंने आपको लास्ट क्लास में बुक से रीडिंग जब करवाई थी आखिर में, तब वहां पे हमने पढ़ा था कि भाई पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 4 में ये डेफिनेशन हमें गिवन है. तो इस डेफिनेशन में देखो एक शब्द यूज किया हुआ है, 2 और मोर पर्सन्स. देखो ध्यान से, 2 और मोर पर्सन्स. भाई 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होना जरूरी है. तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कम से कम 2 व्यक्ति होना जरूरी है, कम से कम 2 और मोर पर्सन्स. ठीक है, तो ये बात हमें कहां से पता चली कि कम से कम 2 लोग होना जरूरी है? तो भाई पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है. ठीक है, तो सेक्शन नंबर 4 में पता चल गया हमको. सेक्शन नंबर 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें ये बताता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म के अंदर? भाई 2 पार्टनर्स होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक. अगली बात सुनना ध्यान से. अब भाई ये जो पार्टनर्स है ना, ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए. देखो अब ये एक बात तो मैंने ये बताई कि मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए? 2, कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए. कहां पे लिखा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 4 में लिखा है कि कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए. अगली बात ये कि जो पार्टनर्स है ना, वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए. देखो ध्यान से, अब ये क्या होता है भाई? तो लिखता हूं पहले मैं, फिर मैं समझाता हूं. देखो तो पार्टनर्स must be competent to contract. competent शब्द का मतलब होता है कैपेबल.
कैपेबल माने योग्य, योग्य होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होने चाहिए। पार्टनर्स मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होने चाहिए। अब भाई ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होते हैं, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो भाई देखो ध्यान से, ये बात कहां पे लिखी कि कौन कौन व्यक्ति है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होता है और कौन कौन व्यक्ति है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं होता। मतलब कौन कौन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है और कौन कौन जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये बात कहां पे लिखी है। तो भाई हमारे देश में एक कानून है और कानून का नाम लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखना, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872 में ये कानून आया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अंग्रेजों के टाइम पे, ठीक है। तो ये जो कानून है हमारे देश में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इस कानून के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 11। ये सारी बात आपकी बुक में नहीं लिखी है, ये मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। बुक में जो लिखा है उसको थोड़ा सा और ज्यादा मैंने जो है अपग्रेड करके यहाँ पे लिखा है, बुक से थोड़ा सा ज्यादा ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये सेक्शन 4 वाली बात भी यहाँ पे बुक में नहीं लिखी हुई दिखेगी आपको कि भाई मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, ये बात कहाँ पे लिखी है। तो ये सेक्शन नंबर 4 में लिखी है था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, ठीक है। ये बात बुक में स्पेसिफाई नहीं कर रखी है, ये मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया। और ये जो सेक्शन नंबर 11 की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेक्शन भी वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रखा बुक के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ, अगर याद होता है तो बेटर, अदरवाइज याद नहीं भी होगा तो चलेगा, ठीक है। बट मेरे हिसाब से अगर पढ़ रहे हैं तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमारे देश में एक कानून है जो कि बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या नियम है हमारे देश के अंदर। तो यहाँ पे एक सेक्शन नंबर 11 है जो कि हमें ये बताता है कि हमारे देश में कौन कौन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है और कौन कौन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसका मतलब कौन कौन व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है और कौन कौन व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है। तो ये जो सेक्शन 11 है ना, यहाँ पे 3 तरह के लोग बताए गए हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक बार भाई, यहाँ पे हमें लिख के बताया गया है, पर्सन्स हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य, कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई ऐसे व्यक्ति जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है। तो कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है, ये बात हमें यहां पे लिख के दी हुई है भाई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन नंबर 11 में। तो यहां पे हमें बोला गया कि जो माइनर होता है, माइनर, माइनर माने एक ऐसा व्यक्ति, माइनर माने एक ऐसा व्यक्ति जिसने 18 साल की एज अटेन नहीं की है, उसको बोलते हैं माइनर, ठीक है। जो 18 साल से छोटा है, ठीक है। तो हमारे देश में 18 साल से छोटी एज के व्यक्ति को माइनर कहा जाता है। तो माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं होता, ठीक है। अगली बात, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड, अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग सही नहीं है, जो पागल है, ठीक है। तो इस तरह का जो व्यक्ति है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं होता। उसके बाद यहां पे लिखा गया है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसे व्यक्ति जो कि कानून के द्वारा डिस्क्वालिफाइड है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। डिस्क्वालीफाई का मतलब क्या होता है, जैसे गेम से एक व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो वो गेम नहीं खेल सकता, ठीक है। डिस्क्वालीफाई होने का मतलब वो नहीं खेल सकता गेम को, ठीक है। तो वैसे ही पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, कानून के द्वारा कुछ व्यक्तियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसका मतलब ये जो व्यक्ति होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, ठीक है, योग्य नहीं होंगे। तो भाई ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो डिस्क्वालीफाइड हैं कानून के द्वारा। तो भाई यहाँ पे कुछ व्यक्ति आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आते हैं भाई, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो इनमें कौन कौन से लोग आते हैं भाई। इनमें आते हैं
कन्विक्ट्स। कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी। कन्विक्ट्स माने अपराधी, ऐसे लोग जो जेल में हैं, ठीक है, जो अपराधी हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो है कंपिटेंट नहीं होते हमारे देश में, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिन पे मुकदमे चल रहे हैं, जो जेल में हैं, ऐसे जो लोग हैं वो कन्विक्ट्स कहलाएंगे, और कन्विक्ट्स जो होंगे वो हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दे आर डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, कानून ने उनको डिस्क्वालीफाई कर रखा है, भाई तुम नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगली बात, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि डिस्क्वालीफाइड हैं कानून के द्वारा, तो भाई यहां पे आते हैं फॉरेन सॉवरेन्स। अब फॉरेन सॉवरेन्स का मतलब होता है फॉरेन एम्बेसडर्स, दूसरी कंट्रीज के जो राजदूत, जो एम्बेसडर होते हैं हमारी कंट्री के अंदर, दूसरे देशों के एम्बेसडर्स जो हमारे देश में होते हैं, वो हमारे देश में आके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको पता होगा हमारे देश में बाकी सारे देशों की एम्बेसीज होती हैं, ठीक है। तो वो जो एम्बेसीज में दूसरे देशों के लोग काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, फॉरेन सॉवरेन्स बोलते हैं उनको, वो लोग हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं होते। यहां तक की बात क्लियर है। तो कन्विक्ट्स हमारे देश में नहीं कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेन सॉवरेन्स भी नहीं कर सकते हैं। इंसॉल्वेंट्स आपने सुना होगा 11वीं क्लास में, इंसॉल्वेंट्स माने दिवालिया लोग, ऐसे लोग जो बैंकरप्ट हो चुके हैं, जो दिवालिया हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं होते, उनको भी जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और इससे ज्यादा हमें एग्जांपल्स लेने की जरूरत नहीं है, एक्सेट्रा, ठीक है, इतना मोर देन सफिशिएंट है, किताब में तो इतना भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो कन्विक्ट्स, फॉरेन सॉवरेन्स, इंसॉल्वेंट्स एक्सेट्रा, ये सब वो लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाइड है, ठीक है, पर्सन हु आर डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। तो ये 3 तरह के व्यक्ति हैं जो हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। इनके अलावा बाकी सब व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनके अलावा बाकी सब व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है, ठीक है। तो दोबारा देख लो भाई एक बार, अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया, यहां से हमने अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था। हमने पढ़ा कि भाई किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होने चाहिए, ये बात लिखी है सेक्शन नंबर 4 में, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई जो पार्टनर्स हैं वो सारे कॉम्पिटेंट होने चाहिए, मतलब अगर एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनर्स कॉम्पिटेंट होने चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब भाई उनमें से कोई माइनर नहीं होना चाहिए, उनमें से कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए, पागल व्यक्ति नहीं होना चाहिए, उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए जो कि डिस्क्वालीफाइड हो लॉ के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब कोई अपराधी नहीं होना चाहिए, कोई फॉरेन सॉवरेन नहीं होना चाहिए, कोई जो है इंसॉल्वेंट व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो पार्टनर्स हैं वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, यहां तक की बात क्लियर है। अगली बात देखो भाई ध्यान से, अब यहाँ पे हमने ये तो पढ़ लिया कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म में, तो हमने पढ़ा 2 पार्टनर्स होने चाहिए, सेक्शन 4 में लिखा हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। बट मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो भाई मैक्सिमम यहाँ पे 50 पार्टनर हो सकते हैं इफेक्टिवली। लेकिन ये बात है ना थोड़ी घुमा फिरा के यहाँ पे हमें समझनी पड़ेगी। तो देखो भाई ध्यान से, सबसे पहली बात हमारे देश में कानून है कंपनीज एक्ट 2013, ध्यान से देखना मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। ये जो लॉ है ना, इसके अंदर एक सेक्शन है, इस लॉ के अंदर एक सेक्शन है भाई, तो सेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग, देखना ध्यान से। इस लॉ में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 464, ये एक सेक्शन है यहाँ पे, ये एक धारा है, ठीक है। इस सेक्शन ने ना सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दे रखी है, इस सेक्शन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉर्ट में लिख देता हूं मैं सीजी, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन नंबर जो 464 है, उस सेक्शन ने हमारे देश की केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दे रखी है। क्या पावर दे रखी है भाई? पावर दे रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि किसी कंपनी में कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो पावर दे रखी है, किस चीज की पावर? तो यहां पे लिखता हूं मैं, तो सेक्शन 464 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, पावर टू डिसाइड, पावर देता है डिसाइड करने की। क्या चीज डिसाइड करने की? पावर टू डिसाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स
इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, ये डिसाइड करने की पावर किसके पास है भाई? हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर कहां से मिली? तो भाई कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 से पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गई। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब यहां पे ना ये सेक्शन जो है 464, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर तो दे रहा है। देखो ये पावर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी इसने कि आप डिसाइड करो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर। लेकिन साथ ही साथ ये सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट पे रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है, बाधा भी लगाता है, रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है। अब रिस्ट्रिक्शन क्या लगाता है? तो भाई देखो ध्यान से, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट पे रिस्ट्रिक्शन भी लगी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे रोक लगा रखी है थोड़ी सी। रिस्ट्रिक्शन किस बात की लगी हुई है? रिस्ट्रिक्शन इस बात की लगी हुई है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बताएगी ना, वो 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब ये कि 464 सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर तो दे देता है कि आप डिसाइड करो कि मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन आप जो भी डिसीजन लोगे ना वो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आप 100 से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है नहीं बोल सकते। ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, रोक लगा रखी है। तो रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन ये है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब माने बताना, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट प्रिस्क्राइब मोर देन 100 partners to be maximum number of partners। तो भाई ये जो सेक्शन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे रोक भी लगाता है थोड़ी सी कि आप 100 से ज्यादा नहीं बता सकते मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, आप बताओ लेकिन 100 से ज्यादा नहीं बता सकते। ठीक है, तो पावर भी दी, साथ ही साथ रोक भी लगा दी, रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी इस सेक्शन ने। अब भाई हुआ क्या, ध्यान से देखना, अब तक की बात को दोबारा से समझाता हूं मैं एक बार। भाई हमारे देश में जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका जो सेक्शन 464 है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दे दी कि आप बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो पावर तो दे दी लेकिन साथ ही साथ रोक भी लगा दी कि आप जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बताओगे ना वो 100 से ज्यादा नहीं हो सकती उनकी संख्या, 100 से नीचे नीचे बता लो, 100 या उससे नीचे नीचे, 100 से ज्यादा नहीं बता सकते। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता दिया, फिर प्रिस्क्राइब कर दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, क्योंकि पावर थी ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये बताने की कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो उन्होंने बताया। उन्होंने कैसे बताया? तो भाई उन्होंने बताया रूल नंबर 10 इशू करके। उन्होंने एक रूल नंबर 10 इशू कर दिया। ये जो रूल नंबर 10 है ये किसका रूल नंबर 10 है भाई, किस एक्ट का रूल नंबर 10 है? तो देखो भाई ध्यान से, ये रूल नंबर 10 है कंपनीज रूल्स 2014 का, कंपनीज रूल्स 2014। ये कंपनीज एक्ट नहीं है, कानून नहीं है, ये रूल्स है। ठीक है, एक्ट में नहीं लिखा हुआ। तो कंपनीज रूल्स 2014 के नाम से कुछ रूल्स निकाले गए थे 2014 में। ठीक है, और उन रूल्स में रूल नंबर 10 था। अब ये जो रूल नंबर 10 था ना, इस रूल नंबर 10 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया, क्या बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, 50। ठीक है, तो यहां पे बताया गया कि मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, 50 पार्टनर हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, इस रूल में बता रखा है। तो ये पूरी कहानी है। इस तरीके से जो है इफेक्टिवली 50 नंबर होते हैं पार्टनर्स के। ठीक है, मैक्सिमम मतलब जो है 50 पार्टनर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो यहां तक की बात उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। एक बार दोबारा से देख लो भाई, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 464 है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स डिसाइड करने के लिए हमारे देश में, लेकिन साथ ही साथ रोक भी लगाता है कि जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आप बताओगे, जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आप बताओगे वो 100 को एक्सीड नहीं कर सकता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पावर का यूज किया। उन्होंने क्या किया, कंपनीज रूल्स 2014 बनाते समय रूल नंबर 10 निकाला। उस रूल नंबर 10 में उन्होंने बोला कि भाई जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होंगे ना पार्टनरशिप फर्म में वो कितने होंगे, 50 होंगे, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर का यूज करके जो है 100 से कम बताना था ना, तो 100 से कम उन्होंने बताया, उन्होंने 50 बताया। ठीक है, तो हमारे देश में मिनिमम 2 पार्टनर्स होंगे, मैक्सिमम 50। अब ये मैक्सिमम 50 वाली बात कहां पे लिखी है? तो भाई ये किसी कानून में नहीं लिखी है, रूल्स में लिखी है। कंपनीज रूल्स 2014 के अंदर लिखी हुई है ये बात, रूल नंबर 10 में लिखी हुई है ये बात। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारे देश में 50 हो सकते हैं पार्टनर्स, ठीक है। तो ये सारा का सारा डिस्कशन है भाई नंबर ऑफ पार्टनर के रिलेशन में, ये सारी बातें हमने यहाँ पे पढ़ी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स थे यहाँ पे। मैं इसका जो PDF होगा वो आपको सेंड कर दूंगा, नोट करना हो तो कर लेना वहाँ से। रफ वर्क है वो समझाने के लिए मैंने आपको वहाँ पे लिखा है सारा। मेन नोटिंग यहाँ पे करेंगे। तो भाई देखो ध्यान से, तो हमारा फर्स्ट फीचर क्या था भाई पार्टनरशिप का? पहला फीचर था 2 और मोर पर्सन्स। भाई 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? तो भाई देखो ध्यान से, लिखते हैं यहाँ पे। तो एज पर सेक्शन 4 ऑफ द Indian Partnership Act, the Indian Partnership Act 1932, there may be यहाँ देयर मे की जगह शेल लिख देते हैं भाई, शेल, देयर शेल बी, कम से कम इतने तो होने ही चाहिए, देयर शेल बी मिनिमम ऑफ 2 पार्टनर्स, कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। ये बात सेक्शन 4 में लिखी है, मिनिमम ऑफ 2 पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, तो एक पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए कम से कम 2 पार्टनर्स का होना तो जरूरी है। ये बात सेक्शन 4 में लिखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। आगे देखो भाई ध्यान से, आगे तो आगे लिखते हैं भाई। अब ये जो पार्टनर्स है ना, ये कॉम्पिटेंट भी तो होने चाहिए ना, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होने चाहिए। तो कौन कौन व्यक्ति है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है, ये बात नहीं लिखी हुई है, बट ये लिखा हुआ है कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है, ठीक है। तो माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है, और पर्सन्स हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, वो जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है। तो ये सब लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है। ये बात कहाँ लिखी है भाई? ये बात लिखी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें बताता है सेक्शन नंबर 11 में कि कौन कौन व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है, ठीक है। और जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है वो पार्टनर भी नहीं बन सकता किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ठीक है। तो लिखते हैं भाई इस चीज को यहाँ पे लिखेंगे द पार्टनर्स मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। भाई पार्टनर जो है वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कंपिटेंट के स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, कंपिटेंट लिखते हैं भाई, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टनर्स मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, फुल स्टॉप, ठीक है। तो पार्टनर जो है वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब कौन कौन व्यक्ति कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बात तो कहीं नहीं लिखी, लेकिन ये बात जरूर लिखी कि कौन कौन नहीं होता कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो लिखेंगे यहाँ पे द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट competent to contract. The following persons are not competent to contract as per section number 11 of the Indian कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो भाई ये जो व्यक्ति हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो लिखते हैं भाई यहाँ पे कौन कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं होगा। तो पहला यहाँ पे आएगा हमारे पास ए, माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं होता। दूसरा यहाँ पे आएगा बी, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसा व्यक्ति जो दिमागी रूप से सही नहीं है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है। और अगला आएगा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसा व्यक्ति जो कानून के द्वारा डिस्क्वालिफाइड है,
मतलब जैसे कि अपराधी होते हैं कन्विक्ट्स, या फिर जो इंसॉल्वेंट व्यक्ति होते हैं, या फिर जो फॉरेन के एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं, फॉरेन सॉवरेन्स होते हैं, वो सब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं होते हमारे देश में, ठीक है। तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, इनके अलावा सब कॉम्पिटेंट हैं। हालांकि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि माइनर्स भी जो है ना वो पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है, माइनर, लेकिन अभी नहीं पढ़ रहे हैं वो, ठीक है। माइनर को पार्टनरशिप में पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ कानून है अलग से, तो वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने हिंट दिया है सिर्फ, ठीक है, उसको डिटेल में नहीं बताया मैंने अभी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, तो भाई मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। बट ये बात किस तरीके से है, तो भाई देखो ध्यान से, तो यहां पे लिखेंगे सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 gives power to सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई ये वाला सेक्शन पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, गिव्स पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो भाई पावर दी जाती है इनको कि आप प्रिस्क्राइब करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, बट नॉट एक्सीडिंग 100, बट 100 से ज्यादा मत बताना भाई, ठीक है, 100 के अंदर अंदर बताना जितना भी बताओगे। तो फिर आगे लिखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दिया, फिर बता दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्स बाय रूल नंबर 10, बाय रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स in a partnership firm to be 50, ठीक है। तो 50 जो है वो हो सकते हैं, इस तरीके से पूरी की पूरी बात है। और ये हमने यहाँ पे पूरा का पूरा अपना फर्स्ट वाला जो फीचर था उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख दिया। भाई समझ में भी मुझे लगता है आ ही गया होगा। कुछ बात अगर नहीं समझ में आई, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखना एक बार, समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। फिर भी नहीं आएगा तो कॉल कर लेना भाई, कॉल पे समझाऊंगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ बच गया होगा। अब भाई नेक्स्ट फीचर क्या है तो एक बार देख लेते हैं, बुक में क्या लिखा है उसी सीक्वेंस में लिख देते हैं। भाई बुक में आपका लिखा है, भाई ये क्या हो गया इस पेज को, क्या हो गया, तो दोबारा से खोलते हैं, रुक जाओ, ये रहा भाई। चलो जी, तो बुक में सेकंड नंबर वाला जो फीचर है वो क्या है, एग्रीमेंट नाम का फीचर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एग्रीमेंट ये वाला। तो एग्रीमेंट जो है इसको भी ज़रा सा हमें पढ़ना पड़ेगा, तो 1 मिनट रुक जाते हैं भाई, अब ठीक है। चलो एग्रीमेंट, तो भाई देखो ध्यान से, अभी मैंने बताया था जब मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी ना आपको, पार्टनरशिप की डेफिनेशन स्टार्टिंग में, देखो ध्यान से, यहाँ पे दोबारा चलते हैं, ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एग्रीमेंट होना जरूरी है। देखो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था भाई, पार्टनरशिप मींस एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, रिलेशनशिप को ही एग्रीमेंट बोला जाता है। तो एग्रीमेंट के बिना तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती ना, तो एग्रीमेंट का होना जरूरी है। तो भाई लिखते हैं यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट। तो सेकंड फीचर क्या है पार्टनरशिप का, कि भाई एग्रीमेंट के थ्रू होती है पार्टनरशिप, एग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनरशिप भी नहीं हो सकती ना। तो लिखते हैं भाई एग्रीमेंट। तो भाई देयर मस्ट बी
देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। भाई एक एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है भाई, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। भाई एक पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। द एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटन। ओरल भी हो सकता है भाई, वर्बल भी हो सकता है, बोल के भी एग्रीमेंट हो सकता है आपस में, और रिटन भी हो सकता है। मतलब रिटन एग्रीमेंट करना मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि रिटन में ही होना चाहिए एग्रीमेंट, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। कंपनियों को तो रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है, कंपनी को रजिस्टर करना कंपलसरी होता है, बट पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं होता। तो यहाँ पे एग्रीमेंट बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आप रिटर्न एग्रीमेंट बनवाओ या ना बनवाओ वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है। लेकिन ओरल एग्रीमेंट तो होगा ही ना। अगर दो लोग आपस में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो उन्होंने बातचीत तो की ही होगी आपस में, ठीक है। ओरल एग्रीमेंट तो किया ही होगा कि भाई 60% प्रॉफिट मेरा, 40% तेरा, तो इस तरीके से बात तो हुई होगी ना पहले। तो ओरल या रिटर्न किसी भी फॉर्म में एग्रीमेंट का होना जरूरी है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होगा तो ओरल तो हो ही गया होगा, बातचीत के थ्रू तो एग्रीमेंट बन ही गया होगा ना उनके बीच में। तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। द एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटर्न। तो यहां पे लिखते हैं भाई द एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटन। तो एग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है, बोलने के थ्रू भी हो सकता है, मतलब बातचीत के थ्रू ओरल, या फिर रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक, ठीक है। तो एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन। जो रिटन एग्रीमेंट होता है ना, रिटन एग्रीमेंट, उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ध्यान रखना है इस बात को। तो लिख देता हूं मैं, द रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। द रिटन एग्रीमेंट is called partnership deed। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है भाई उसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, ठीक है। तो ये शब्द याद रखना, रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है ना पार्टनरशिप का, पार्टनर्स के बीच में, उसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि भाई एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, और जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो है लॉफुल बिजनेस। तो भाई लॉफुल बिजनेस तो बड़ा आसान है भाई, देखो ध्यान से, ये मैं समझा देता हूं आपको। लॉफुल बिजनेस, थर्ड पॉइंट, लॉफुल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस। अब भाई सुनो ध्यान से, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर जब बिजनेस कर रहे हैं तो वो जो बिजनेस है ना वो लॉफुल होना चाहिए। मतलब कोई इलीगल एक्टिविटी का, अनलॉफुल एक्टिविटी का अगर मैं बिजनेस करता हूं, इलीगल एक्टिविटी का बिजनेस, तो क्या उसको पार्टनरशिप कहा जाएगा? तो भाई नहीं, सिंपल सी बात है। पार्टनरशिप तो है जो वो लॉफुल बिजनेस की होनी चाहिए, ठीक है। गैर कानूनी काम करने की पार्टनरशिप अगर मैं किसी से करूंगा तो उसको पार्टनरशिप शब्द नहीं दिया जाएगा, उसको पार्टनरशिप नाम से नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इलीगल एक्टिविटी के लिए नहीं होनी चाहिए पार्टनरशिप, लीगल एक्टिविटी के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो द बिजनेस शुड बी लॉफुल, सिंपल है, ठीक है। तो लिखते हैं भाई द पार्टनरशिप should be formed only for a lawful business। लॉफुल बिजनेस, तो पार्टनरशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉफुल बिजनेस के लिए होनी चाहिए, किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए जो है पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर इलीगल एक्टिविटी के लिए पार्टनरशिप होगी तो उसको पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा फिर। भाई नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, देखो भाई प्रॉफिट शेयरिंग। तो भाई ये भी बड़ा सिंपल है, प्रॉफिट शेयरिंग। देखो भाई फोर्थ पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट थोड़ा सा बड़ा था, बाकी तो छोटे छोटे पॉइंट्स है सारे। प्रॉफिट शेयरिंग, तो देखो भाई प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग। अब भाई जब भी
पार्टनरशिप होगी तो प्रॉफिट तो शेयर होगा ही पार्टनर्स के बीच में कि नहीं होगा? हाँ भाई, प्रॉफिट तो शेयर होगा। तो प्रॉफिट का शेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में है तो उसका प्रॉफिट में हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूं कि भाई मैं एक फ्रेंड के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर रहा हूं, पार्टनरशिप में काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं लेकिन मेरा प्रॉफिट में ना कुछ हिस्सा नहीं है, ठीक है, मेरा प्रॉफिट में कुछ हिस्सा नहीं है, तो क्या मैं पार्टनर कहलाऊंगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, मैं पार्टनर नहीं कहलाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई पार्टनर बनने के लिए प्रॉफिट में हिस्सा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्रॉफिट में हिस्सा नहीं है तो पार्टनर ही नहीं कहलाएंगे ना हम। ठीक है, तो देयर मस्ट बी प्रॉफिट शेयरिंग अमंग द पार्टनर्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म बनाने के लिए पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का शेयर करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, तभी तो वो पार्टनर्स कहलाएंगे। अदरवाइज वो पार्टनर्स कहलाएंगे ही नहीं। अगर मुझे प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा काम करने के बदले में तो मैं पार्टनर किस बात का? ठीक है, तो लिखते हैं इस बात को, देयर मस्ट बी प्रॉफिट शेयरिंग among partners. There must be profit sharing among partners to form a partnership. भाई पार्टनरशिप को बनाने के लिए प्रॉफिट का शेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर प्रॉफिट में हिस्सा नहीं होगा तो पार्टनर ही नहीं कहा जाएगा फिर उस व्यक्ति को। ठीक है, अगर मैं एक फ्रेंड के साथ मिलकर पार्टनरशिप में काम कर रहा हूँ और मेरा प्रॉफिट में हिस्सा ही नहीं है कोई, तो मैं पार्टनर किस बात का? ठीक है, लेकिन एक नई बात यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। भाई मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि माइनर है, माइनर। ठीक है, तो जो अच्छा यहाँ पे चलो उसको मैं बाद में समझाता हूँ, पहले ये समझना ध्यान से, प्रॉफिट में हिस्सा होना ज़रूरी है, क्या लॉस में हिस्सा होना ज़रूरी है? मतलब मैं कह रहा हूँ भाई मेरा प्रॉफिट में हिस्सा होना ज़रूरी है, तो भाई प्रॉफिट में हिस्सा होगा तो मैं पार्टनर हूँ, लेकिन क्या लॉस में भी हिस्सा होना ज़रूरी है? तो नहीं भाई, लॉस में हिस्सा होना ज़रूरी नहीं है। अब ये बात क्यों बोली मैंने कि लॉस में हिस्सा होना ज़रूरी है? तो सुनना भाई, ध्यान से सुनना। मैं कहता हूँ मैं एक माइनर हूँ, मेरी एज 18 साल से कम है और मैं एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन गया। ऐसा पॉसिबल है, माइनर को पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनाया जा सकता है। हालांकि वो देखो यहाँ पे सेक्शन 11 के अनुसार वो जो है वो क्या होता है, सेक्शन 11 के अनुसार वो कॉम्पिटेंट नहीं होता। माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो माइनर कॉम्पिटेंट ही नहीं होता। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना एक चीज़ गलत भी लिख दी थी यार, ये देखो मैंने ये लिखा, मैंने पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड लिखना था, ये माइनर लिख दिया मैंने। चलो इसको सही कर देता हूँ मैं, इसको माइंड लिखना था भाई, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड था ये माइंड है भाई। अगर किसी ने गलत लिखा है तो आप भी सही कर लेना इसको। ठीक है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जल्दी में लिख दिया होगा। चलो भाई, तो मैंने क्या बोला भाई, मैं 18 साल से कम एज का व्यक्ति हूँ, मैं माइनर हूँ और मैंने एक पार्टनरशिप फर्म में जो है मैं पार्टनर बन गया। पॉसिबल है ऐसा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है उसके अंदर सेक्शन नंबर 32 है जो ऐसा अलाउ करता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ पॉसिबल है, मतलब एक माइनर भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है। हालांकि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार, सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार, लेकिन फिर भी वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है बस। बाकी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वो देश के अंदर कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, कोई जमीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता या किसी के साथ बिजनेस नहीं कर सकता दूसरे तरीके का, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है बस, लेकिन वो भी सिर्फ प्रॉफिट के लिए, लॉस के लिए नहीं। मतलब अगर एक माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन भी जाता है ना, तो प्रॉफिट में ही हिस्सा होगा उसका, लॉस में कोई हिस्सा नहीं होगा। अगर फर्म को लॉस हो गया ना तो वो जो है वो कुछ भी उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, उसमें उसका कोई भी लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो माइनर में बी पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली, माइनर जो है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर हो सकता है, लॉस में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर केस में लॉस को भी शेयर करना होगा। बात समझ में आ रही है ना? माइनर के केस में लॉस शेयर करना जरूरी है ही नहीं, माइनर तो प्रॉफिट के लिए पार्टनर होता है सिर्फ। ठीक है, तो प्रॉफिट में हिस्सा होना जरूरी है बट लॉस में हिस्सा होना जरूरी नहीं है माइनर के केस में। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, लिख देता हूं मैं इस बात को, शेयरिंग ऑफ
लॉसेस इज नॉट मैंडेटरी, लॉस में हिस्सा होना जरूरी नहीं है। शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज नॉट मैंडेटरी एज माइनर्स आर पार्टनर्स ओनली फॉर प्रॉफिट, क्योंकि माइनर जो है वो पार्टनर्स तो होते हैं लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के लिए। तो इस वजह से लॉस में हिस्सा ना भी हो तो चलता है, तो भी उसको पार्टनर कहा जा सकता है। मतलब एक व्यक्ति एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है सिर्फ प्रॉफिट के लिए, तो फिर भी वो पार्टनर है, हालांकि लॉस में वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, फिर भी वो पार्टनर कहा जाएगा। लेकिन अगर उसका प्रॉफिट में ही हिस्सा नहीं है तो फिर वो पार्टनर नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात यहाँ पे टेक्निकल थी जो हमने यहाँ पे पढ़ी। आगे देखते हैं भाई, आगे हमारा लास्ट पॉइंट है, बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये भी पढ़ लेते हैं भाई। 5th पॉइंट, बिजनेस में बी carried on by all or any of them acting for all। तो भाई देखना, इस वाले पॉइंट को देखना ध्यान से। तो इधर देखो भाई, मैं कहता हूं कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। ठीक है, ये 3 पार्टनर्स हैं। अब भाई हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए प्रिंसिपल और एजेंट का काम करता है। अब ये चीज क्या है भाई, देखो सुनना ध्यान से सुनना। एक काम करते हैं, 3 पार्टनर की जगह 2 ही पार्टनर का एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा इजी लगेगा। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से भाई, मिस्टर ए ने किसी थर्ड पर्सन से, मिस्टर सी से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फर्म के नाम पे। ठीक है, तो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं ए और बी, और ए ने जो है सी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सी के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया। अब इस एग्रीमेंट के लिए बी भी लायबल होगा कि नहीं होगा? इस एग्रीमेंट के लिए अगर ये एग्रीमेंट पूरा नहीं कर पाएगा, ए ने सी के साथ एग्रीमेंट किया, अगर ए इस एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर पाएगा तो बी भी लायबल होगा कि नहीं होगा? तो हाँ भाई, बी भी लायबल होगा। क्यों? क्योंकि जिस टाइम ए ने ये एग्रीमेंट किया ना सी के साथ, उस टाइम ए जो था वो एज अ एजेंट गया था, ये एजेंट बन के गया था। किसका एजेंट बन के गया था? बी का एजेंट बन के गया था। मतलब उस टाइम पे बी कौन था? ए का प्रिंसिपल था, ये बी का प्रिंसिपल बन के खड़ा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट का काम करते हैं, प्रिंसिपल और एजेंट का काम करते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल के स्पेलिंग गलत डाल दिए मैंने, LE आना चाहिए था, ये लो भाई। तो प्रिंसिपल और एजेंट का काम करते हैं पार्टनर्स एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ए जो है वो किसी थर्ड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस टाइम पे ए एज अ एजेंट काम कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ बी के बिहाफ पे। बी उस टाइम पे प्रिंसिपल है। ऐसे ही अगर मान लो बी किसी और थर्ड पार्टी से डी से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस टाइम पे बी कौन होगा? बी एजेंट होगा, और बी जो है एजेंट होगा किसका? ए का एजेंट होगा भाई वो। उस टाइम पे ए कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। ठीक है, इस तरीके से तो पार्टनर्स एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट का काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है भाई। बिजनेस में भी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। बिजनेस जो है वो हो सकता है सारे पार्टनर्स मिलके चलाएं, या फिर कुछ पार्टनर्स स्लीपिंग भी हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे मतलब है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी पढ़ना है कि पार्टनर्स के बीच में जो है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। कैसा म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है भाई? पार्टनर्स एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट का काम करते हैं। तो भाई लिखते हैं यहाँ पे ध्यान से, पार्टनर्स हैव mutual relationship partners have a mutual relationship of principal and agent with each other, एक दूसरे के साथ। तो पार्टनर्स का आपस में एक दूसरे के साथ प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है और हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल होता है। क्लियर है?
अगली बात ये कि भाई कुछ पार्टनर्स स्लीपिंग भी तो हो सकते हैं, बिजनेस में भी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम, ठीक है, एक्टिंग फॉर ऑल। तो बिजनेस में बी carried on by all partners if all are active partners। बिजनेस जो है वो सभी पार्टनर्स के द्वारा चलाया जा सकता है अगर सारे पार्टनर्स एक्टिव पार्टनर्स होंगे। और business may be carried on by any of them। बिजनेस जो है उनमें से कुछ पार्टनर्स भी चला सकते हैं as there may be some sleeping partners, क्योंकि भाई वहां पे कुछ स्लीपिंग पार्टनर भी तो हो सकते हैं ना, स्लीपिंग पार्टनर्स भी हो सकते हैं वहां पे। तो बस इतना ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमें लिखना है इसका, ठीक है। तो इसका मतलब बिजनेस सारे पार्टनर्स मिलके भी चला सकते हैं, कब? जब सारे के सारे पार्टनर्स एक्टिव होंगे। अगर कुछ पार्टनर्स स्लीपिंग होंगे तो उस केस में कुछ पार्टनर्स जो है वो बिजनेस चलाएंगे, जो एक्टिव पार्टनर्स होंगे वो चलाएंगे बिजनेस। और पार्टनर्स के बीच में आपस में जो है प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, इस बात को भी हमें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल का भी काम करता है वो, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे फीचर्स थे भाई जो आपकी बुक में दिए हुए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स।